हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर 12 तक पूरा आपको कंप्लीट ज्योग्राफी यहाँ पे कराया जा रहा है, जिसके अंदर हमने क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्लीज़ उसको कंप्लीट कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डाल दूँगी, वहाँ से आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। टेलीग्राम पे भी डाल दूँगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाएँ। जो भी क्लासेस आपको नहीं मिल रही, आप लेना चाहते हैं या किस भी तरह की क्वेरीज़ है तो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, क्लास हमने प्रीवियस क्लासेस में अपना हिमालय की नदियों को कंप्लीट कर लिया था। हिमालय की नदियों को हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने सिंधु को देखा, हमने गंगा नदी तंत्र को देखा और हमने ब्रह्मपुत्र देखा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हमने देखा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया था, ये तीन। आज हम देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में हर एक बार पूछा जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी थी कि मैम नोट्स कैसे मेकिंग करें, एक बार बता दीजिए। तो देखिए, आपको नोट्स कभी भी पैराग्राफ में नहीं बनाने हैं, हमेशा आपको पॉइंट वाइज नोट करना है। पॉइंट वाइज नोट करना है और ये आपका क्रिस्प नोट होना चाहिए, जो एग्ज़ाम के टाइम पे आप बहुत ही आसानी से, कम पेजेस में लिखे होंगे तो आप आसानी से उसको जो है रिवाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपका नोट्स जो है वो बहुत अच्छे से मेंशन होना चाहिए, ताकि आपको कहीं से कुछ भी भटकने की ज़रूरत ना पड़े और एग्ज़ाम के टाइम में सिर्फ और सिर्फ आप अपने नोट्स पे ही रिलाई करें और सिर्फ उसी को आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की, तो ज्योग्राफी के केस में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी में आपका यहीं से प्रश्न बनता है। क्लियर है? अब देखिए, काफ़ी लोगों का ये भी रिक्वेस्ट था कि आप एक बार नोट्स अपना खुद से दिखा दीजिए कि किस प्रकार से जो है वो चीज़ें आपको करवाए गए हैं। तो देखिए, एक बार मैं आपको नदियों के नोट्स दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से आपको खुद भी अगर बनाना है तो आप किस प्रकार से अपने नोट्स को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, क्लासेस वाइज आपकी चीज़ें अपडेट होती हैं। जैसे क्लास 9 में आपने कुछ पढ़ा, फिर 10 में कुछ और उसी चैप्टर से कुछ और गहन चीज़ों का अध्ययन आप करेंगे। फिर क्लास 10 में, फिर 11 में, फिर 12 में, इस प्रकार से आपको चीज़ें मिलेंगी। लेकिन नोट्स में आपको, जैसे कि अपवाह चैप्टर है, नदियाँ अगर चैप्टर है आपकी, तो पूरे नदियाँ में आपको जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपके दिए गए हैं वो सब आपको एक जगह पर ही मिल जाएंगे। क्लियर है? बस अंतर इतना ही है। हालांकि आप खुद से भी इसका बहुत अच्छा नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने ये सारा कुछ हमने कर लिया था, हिमालय की नदियाँ। यहाँ पे आप जो है इसका डायग्राम आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं, मैप के ज़रिए बहुत अच्छे से चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं, इसके ज़रिए भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सब हम कर चुके हैं और हम आज करने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो मैं आपको नोट्स में एक बार दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से चीज़ें की गई हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हैं तो आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वहाँ से आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देती हूँ। चलिए, मैं एक बार आपको नोट्स पहले दिखा देती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एनसीईआरटी में खुद से दिया गया एक एक डेटा, आपको बस कलेक्ट करना है, नोट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर लेंगे। आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो पहले आप नोट्स को देख लीजिए। तो ये है आपका चैप्टर 3, भारत का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप नदियों को किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। तो सबसे पहले अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, यहाँ से ही आपका सिंपल सिंपल एक क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको पहले हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। फिर देखिए, दो भागों में है, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, दोनों को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, तुलनात्मक तरीके से बताया गया। क्योंकि देखिए, इस प्रकार से भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। इस प्रकार से आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपने देखा होगा प्रीवियस एक क्वेश्चन को, जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि इस प्रकार की चीज़ें आपको स्टेटमेंट में दी होती हैं, जो काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी होती है। तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार के कन्फ्यूज़न का कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए, हिमालय अपवाह तंत्र में आपका 3 आता है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र।
तो पहले यहाँ पे हमने सिंधु नदी तंत्र को कंप्लीट किया है। सिंधु नदी तंत्र आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक एक चीज़ आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है, जिसमें आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा डायग्राम के माध्यम से आपको बताया जाएगा, जहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, ये सब आपको मैं बता चुकी हूँ। अब बाईं ओर से मिलने वाली कौन सी नदियाँ हैं जो सिंधु नदी में है, फिर सिंधु नदी से दाईं ओर में मिलने वाली कौन सी नदियाँ हैं, ये कैसे याद रहेगा, तो यहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से भी याद रहेगा, है ना। इसके बाद देखिए सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, जो उसके बारे में जितने भी डिटेल्स है जो इस क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब भी यहाँ पे आपके दिए गए हैं। ये आपका पूरा व्यास, सतलज, ये सब पूरा खत्म हो जाता है। इसके बाद सिंधु नदी तंत्र पे जो परियोजनाएं आपके डेवलप किए जा रहे हैं या किए गए हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। इसके बाद आता है आपका गंगा नदी तंत्र, जिसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, किस प्रकार की नदियाँ हैं, ये पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, किस प्रकार की नदियाँ हैं, वो आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और कहाँ से कौन सी नदियाँ मिलती है, ये सारा कुछ बहुत ही डिटेल में आपको बताया गया है यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ये सब आपको एनसीईआरटी में नहीं मिला था जो प्रीवियस क्लासेस हमने की थी, पर हमने आपको अलग से उसमें करवा भी दिया था, लिखवा दिया था, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जो भी मुझे याद आया वहाँ पे उस टाइम मैंने ये करवाया, क्योंकि यहाँ पे तो आपको सारी चीज़ें ही मिल जाएंगी। गंगा की सहायक नदियों का संगम जो है वो आपका कहाँ पे है, कौन सी नदी से यहाँ पे जॉइंट है, ये आपका दिया गया है। पंचप्रयाग क्या है, ये तो आपको यहाँ पे बताया ही मैंने। फिर देखिए गंगा नदी जो है आपका बाएं से दाएं से किस प्रकार, क्रम से भी पूछा सकता है, तो क्रम आपका ये पूरा आपको डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे बताया गया। जिसका देखिए यहाँ पे बाएं तरफ और दाएं तरफ मिलने वाली सभी नदियों के बारे में दिया है, क्रम से बताया गया है। इसके बाद सारी डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी है, फिर यमुना जो है यहाँ पे इसमें डायग्राम के माध्यम से इसको दिखाया गया है, यमुना नदी को। तो इसी प्रकार से आपको जो है जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में वो आपको नोट करना है। जैसे चंबल नदी है, ये यमुना के बारे में हमने यहाँ पे बताया है, तो ये चंबल नदी है, इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये सब आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसकी भी कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो मतलब हमने जो है डिटेल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर ये सारा जो है इसी का सहायक नदी है। फिर देखिए गंगा से जो मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद गंगा नदी तंत्र से जो भी जुड़ी हुई घाटी परियोजनाएं हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी एक साथ सारा। तो टिहरी परियोजना, यहाँ पे टनकपुर परियोजना, गंडक नदी परियोजना, कोसी परियोजना, रिहंद परियोजना, ये सब आपको मिल जाएगा। बाण सागर परियोजना, माता टीला परियोजना, चंबल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, ये सब। फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है यहाँ पे, तो ये सब हमने तो कल पढ़ ही लिया था प्रीवियस क्लास में। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपका जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सारा डायग्राम के माध्यम से दिया गया है। अब इसमें जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में कौन सी नदी घाटी परियोजना है, किस स्टेट में है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपका दिया गया है। तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको चीज़ें यहाँ पे करवाई गई हैं। हालांकि अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो हमने पढ़ाई नहीं प्रीवियस क्लास में, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, हम तो यहाँ पे कवर करते हैं सिर्फ एनसीईआरटी को, जो एनसीईआरटी में दिया होता है हम उसी को आपको समझाते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो मैं आपके साथ वहाँ पे डिस्कस करती हूँ, और वहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे ही सही पर आपको सही रास्ते पे पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन नोट्स में आपको सब कुछ एक जगह पे ही मिल जाता है, तो ये सब आपको इसी प्रकार से मिल जाएगा। अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, तो इसमें आपको इसी प्रकार से पॉइंट वाइज नोट करने हैं, ना कि आपको डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, और जब आप इन सभी नोट्स को बार बार रिविज़न करेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगी। तो देखिए पूर्ववाहिनी नदियाँ क्या होती है, पश्चिम वाहिनी अभी हम पढ़ेंगे जब हम क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको बस जस्ट नोट्स दिखा रही हूँ कि आप किस प्रकार से अपना नोट्स बनाएंगे। पूर्ववाहिनी नदियाँ, पश्चिम वाहिनी नदियाँ कौन कौन सी है, सीधा सीधा आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। तो ये सब आपको देखना है। फिर यहाँ पे देखिए आपको पूरा डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है किस प्रकार से जो है यहाँ पे कौन सी नदियाँ हैं, और कौन पूर्ववाहिनी नदियाँ मतलब कि जो पूर्व से निकल रही है, जो पूर्व से बह रही हैं, जो पूर्व से बह रही हैं, पश्चिम की यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाएंगी। इधर में जो ये आपका पश्चिम की तरफ जो बह रही है वो आपकी पश्चिम वाहिनी नदियाँ हो गई। तो ये तो सिंपल सा है, तो ये पूरा डायग्राम के माध्यम से आपको बताया गया। फिर पूर्ववाहिनी नदियाँ को अलग हमने डिस्कस किया, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है
जो यहाँ से पूछा जाता है विद डायग्राम, सारा आपको डायग्राम मिलेगा साथ में, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से जो है रिलेट कर पाए, याद कर पाए। यहाँ पे देखिए आपके जो पूर्ववाहिनी नदियाँ हैं वो आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं सारे। इसके बाद आता है पश्चिम वाहिनी नदियाँ, इसको अलग से डिटेल में हमने कवर किया है। जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीचों बीच आपकी नर्मदा नदी बहती है, और ठीक इसके नीचे सतपुड़ा के नीचे आपकी ताप्ती नदी बहती है। ये आपको देखिए दिखाया जा रहा है यहाँ सारा कुछ। तो जब आप क्लासेस करेंगे और उसके बाद नोट्स को अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या बातें यहाँ पे कही जा रही थी, ठीक है। और भी देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो अन्य नदियाँ हैं उसके बारे में यहाँ पे सारा आपको दिया गया है। फिर प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं सबका देखिए हमने कैटेगराइज किया है अच्छे से। जैसे कि सबसे पहले हमने अगर गंगा नदी तंत्र किया तो गंगा नदी की जितनी भी परियोजनाएं हैं वो हमने अलग की, सिंधु की अलग की, ब्रह्मपुत्र की अलग की, और ये प्रायद्वीपीय भारत की हमने यहाँ पे अलग की। तो इस प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं, समझ में आ रहा है। यहाँ जितने भी आप परियोजनाएं देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, और फिर यहाँ पे हमने एनसीईआरटी का ही ये जो है मैप डाला हुआ है ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे पता चल जाए, ठीक है। तो ये था पूरा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जो भी भारत की प्रमुख नदियाँ हैं उसको यहाँ पे टेबल्स के माध्यम से एक जगह पे याद करने के लिए हमने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। उद्गम यहाँ पे आपको मिलेगा, नदी कौन सी है, उद्गम, लंबाई क्या है, सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, और मुहाना या संगम कौन सा है, कौन से नदी में जाके ये मिलता है या संगम में, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दी गई, ये पूरा आप देख सकते हैं। जितनी भी इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं उसको यहाँ पे पूरा कंप्लीट दिया गया है। तो इसी प्रकार से आपके सारे टॉपिक के नोट्स हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से। सारे बहुउद्देशीय परियोजनाएं जितने भी हैं ये सब आपको एक जगह मिल जाएगा, ताकि आपको कहीं भी कुछ भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बस पढ़िए, इसको याद रखिए। फिर सारे नहर यहाँ पे दिए गए हैं, सारे जो राज्य से इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आपके दूसरे टॉपिक स्टार्ट होते हैं, भारत की झीलें। तो इस प्रकार से आपने देखा नदियाँ चैप्टर क्या था। अब हम बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो एक बार मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नोट्स आपको कैसी लगी, ठीक है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देती हूँ, 7992287750। ये है आपका नोट्स, ठीक है। यहाँ से आप अपने नोट्स को ले सकते हैं। तो ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा अगर आप लेना चाहते हैं तो। और अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आप नोट्स खुद से भी बना सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की। तो स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया, तो यहाँ पे जो नदियाँ हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये नदियाँ जो है पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती। पूर्व की ओर, ये आपका पूर्व का ही दिशा है ना, इस ओर बहती है, और यहाँ पे आपके बंगाल की खाड़ी में वे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती है। तो ये आपकी पूर्ववाहिनी नदियाँ, ये अभी हमने आपको दिखाया नोट्स में भी, जो बहुत अच्छे से आपको कैटेगराइज करके बताया गया है सारा। तो ये आपका इस प्रकार से है। इसके बाद देखिए ये नदियाँ क्या करती हैं, तो अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। ताप्ती, नर्मदा एवं ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं, जो कि आपके पश्चिम की तरफ बहती है, इस तरफ आपकी नदियाँ बहती हैं और ये अरब सागर में जा कर के गिरती है। तो यहाँ पे इस गिरने से पहले क्या होता है, तो पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, और प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ जो है आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। तो यहाँ पे जो इसकी द्रोणी होती है वो अपेक्षाकृत छोटी होती है अगर हम बात करें हिमालय की नदियों से। तो जो यहाँ पे अब आपका स्टार्ट हो रहा है इसको आप एक एक करके नोट करेंगे। नर्मदा द्रोणी की बात करें तो नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह समुद्र की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुँचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैल में यह नदी गहरे जॉर्ज से बहती है। अब यहाँ पे नर्मदा नदी की बात की जा रही है।
तो इसका आपको क्या नोट करना है, तो सबसे पहले तो उद्गम नोट करेंगे आप कि मध्य प्रदेश में ये अमरकंटक पहाड़ी के निकट से ये निकलती है और यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी अभी आपको यहाँ पे दिखाया गया था, सतपुड़ा और विंध्यन विंध्यन और सतपुड़ा के आपके बीच से ये भ्रंश घाटी से होते हुए ये जो है बहती है और समुद्र तक पहुँचने के क्रम में यह नदी जो है दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है और जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गौर्ज से बहती है और इसमें आपको वहाँ जो है धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। तो यहाँ पे जो है ये इसी वजह से जो है यहाँ पे ये दर्शनीय स्थल का निर्माण करती है। आपने यहाँ पे पढ़ा, तो यहाँ पे जो है नदी तीव्र ढाल से गिरती है और यहाँ पे कौन सा जलप्रपात है, तो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। याद रखिए नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। तो खंभात की खाड़ी या अरब सागर में ये मिलती है, ये एस्चुरी बनाती है, ये क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ये अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है और ये एमपी की सबसे बड़ी नदी है। इसे एमपी की जीवन रेखा भी कहते हैं, ये भी पॉइंट आप नोट कीजिएगा, एमपी की जीवन रेखा, ठीक है, एमपी की जीवन रेखा, जीवन रेखा इसे कहते हैं। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो सहायक नदी यहाँ पे देखिए दिया होगा, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे दिया है, नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी है, इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। तो देखिए यहाँ पे तो नहीं बताया गया है, लेकिन आप 2-3 नाम याद रखिए। तवा, तवा एक जो है ये आपका, ये इसकी सहायक नदी है। इसके बाद शेर और एक होता है ओरसंग, हालांकि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, नहीं पूछा जाएगा तो रहने दीजिए। यह 2 भ्रंश घाटियों के मध्य निकलती है, विंध्याचल और सतपुड़ा। तो ये तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा क्योंकि पिछली बार भी यहाँ से आपका एक प्रश्न पूछा गया कि ये किसके बीच से निकलती है, किसके मध्य से निकलती है। तो 2 भ्रंश घाटी के मध्य से ये निकलती है, वो है आपका विंध्याचल और सतपुड़ा। जो बोल रही हूँ उसको भी ध्यान से सुना कीजिए क्योंकि हर चीज़ मैं यहाँ पर लिख नहीं सकती हूँ और जो मैं बोलती हूँ वो आपको इम्पॉर्टेंट लगता है तो उसको आप नोट कीजिए, ठीक है। अब ये मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों तक विस्तृत है। अब यहाँ पे देखिए एक बात और बोला जा रहा है कि नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की है। तो ये किससे संबंधित है, नाम से भी समझ में आ रहा होगा, नर्मदा से संबंधित है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं ताप्ती द्रोणी की तरफ। ताप्ती की बात करें तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में हुआ है। तो अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये सतपुड़ा से निकलती है, ठीक है, एमपी के बैतूल जिले से निकलती है, याद रखिएगा। ये भी एस्चुरी बनाती है, अरब सागर में गिरती है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पश्चिम दिशा की तरफ ये बहती है, इतना आपको ध्यान देना है। नर्मदा के समानांतर बहती है, ये भी याद रखेंगे। जैसे कि अगर हमने आपको कई बार बताया है, वैसे ये आपका विंध्यन है, यहाँ पे विंध्याचल है और यहाँ पे है आपका सतपुड़ा, ठीक है, और यहाँ पे आपके जो नदी बहती ये है आपका नर्मदा, ठीक है, ये है आपका नर्मदा और यहाँ पे जो आपकी नदी बहती है ये है आपका ताप्ती, ठीक है, यहाँ पे ये है आपका तापी। और इसीलिए कह सकते हैं कि ये नदी और ये नदी समानांतर में बह रही है ना, इसलिए कहा जाता है कि ये नदी जो है नर्मदा के समानांतर में बहती है, ठीक है, और ये एक भ्रंश घाटी से में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत संकीर्ण है और इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये नर्मदा और तापी तो है ही, साथ साथ याद रखिए साबरमती, माही, भारत पूजा तथा पेरियार। पेरियार इंपॉर्टेंट है, साबरमती और माही ये तीनों काफ़ी पूछे जाते हैं तो याद रखेगा, ठीक है। आगे है आपका गोदावरी। गोदावरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। सबसे पहले तो गोदावरी में आप ये याद रखिए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये क्या है, सबसे लंबी नदी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी है।
यहाँ पे देखिए लिखा है गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। तो नासिक जिले से कौन निकलती है? गोदावरी। इतना आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर है। ये आपको पॉइंट वाइज बस नोट करने हैं, ठीक है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखिएगा कि ये पश्चिम की तरफ से निकलती ज़रूर है, लेकिन ये गिरती किधर है? बंगाल की खाड़ी में। क्लियर है? प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसका द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां हैं। तो इनकी देखिए नदियां दी गई हैं जो सहायक नदियां हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है ना एनसीईआरटी में दिया हुआ रहता है। अब देखिए पूर्णा, वर्धा, प्राणहिस्ता, मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा काफ़ी पूछा जाता है। तो ये आप नोट कर लेंगे कि गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं पेनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता, ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके अलावा जो मैं बोलती जा रही हूँ उसको भी आप ध्यान से सुना कीजिए। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी है, कहला जा रहा है वेनगंगा पेनगंगा के बारे में कि सहायक नदियाँ बहुत बड़ी है। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है कि इसे दक्षिणी गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसे बूढ़ी गंगा गंगा भी कहते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। अब एक बार मैं फटाफट से बोल देती हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। गोदावरी में क्या होगा? तो गोदावरी की हम बात करें 1500 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर में ये निकलती है। यहाँ पे देखिए नहीं दिया है, लेकिन महाराष्ट्र के नासिक जिले से लिखा है। अगर हम आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताएं तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण पूर्व आप समझ रहे हैं बहुत अच्छे से, अब तो समझ जाएंगे। हाँ, ये जैसे आपका भारत हो गया, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका दक्षिण, ये आपका दक्षिण ये वाला आपका डायग्राम यहाँ पे आपका दिशा है और ये आपका पश्चिम वाला दिशा है। तो इसी तरफ तो है आपका बंगाल की खाड़ी, तो यहीं पे है, इसीलिए दक्षिण पूर्व, यहाँ पे दक्षिण पूर्व तो आपका ये है। तो यहाँ से ये निकलती है, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से इससे ये निकलती है और ये इधर आकर के गिरती है। ये आपको याद रखना है बंगाल की खाड़ी में। सहायक नदियाँ कौन सी हो गई? पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, वर्धा, पूर्णा, ये सब याद रखिए, मांजरा, ठीक है। और दक्षिणी गंगा भी इसे कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी इसे ही कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब चलिए महानदी द्रोणी की तरफ बढ़ते हैं। महानदी द्रोणी क्या है? तो महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से हुआ है तथा यह उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे उड़ीसा से निकलती है, उड़ीसा से निकलती है और आपका इधर ही ये जो है गिर जाती है महानदी। तो महानदी ऐसे होती हुई आती है और इधर आपके आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका अगर लंबाई देखें तो 880 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पे महाराष्ट्र तक ये आती है, ठीक है। ये आपका इधर झारखंड है, अब यहाँ पे देखें तो ये उड़ीसा से निकलती है, यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, यानी इधर से ये निकलती है और ये आपका इधर जाती है, इधर भी जाती है, ऐसे करते हुए ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे इसमें यही कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो यहाँ पे आपको याद रखनी है। अब कृष्णा द्रोणी की हम बात करें, कृष्णा द्रोणी की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी जो सबसे बड़ी नदी है वो आपकी कृष्णा द्रोणी है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से ये निकलती है। याद रखिए महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास ये निकलती है। इसका आपको सहायक नदी याद रखना है,
इसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा इसकी कुछ सहायक नदी है। दूध गंगा भी इसी का है, दूध गंगा पूछा जाता है, ठीक है, दूध गंगा भी है। मूसी तो है ही, तुंगभद्रा भी काफ़ी पूछा जाता है, कोयना, भीमा, डॉन, मूसी, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा और सुभद्रा। घाट प्रभा, माल प्रभा भी हो जाएगा, ठीक है, माल प्रभा भी याद रखिएगा। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट इसके बारे में बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये कहाँ तक फैली हुई है, तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली है। इसके बारे में ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर इसकी बात करें तो 1400 किलोमीटर बहकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और ये भी आपका बंगाल की खाड़ी में ही गिरती, ये भी बात आपको याद रखना है। अभी आप सारा जो है पूर्ववर्ती नदियाँ ही देख रहे हैं, ठीक है। कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी द्रोणी में कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। तो याद रखिए कि ये कर्नाटक के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कर्नाटक के निकट ही है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, तो वहाँ से निकलती है। दक्षिण भारत की गंगा इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने जब बात की तो आपको एक था दक्षिण गंगा और एक है दक्षिण भारत की गंगा, दोनों में अंतर है, ठीक है। ये दक्षिण भारत की गंगा है। और यहाँ पे देखिए तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। सहायक नदियों की बात करें तो अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है। इसकी द्रोणी जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। अब यहाँ पे देखिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा जो है विद्युत मैसूर, बंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। तो ये बातें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए, यहाँ पे नहीं लिखा है पर आप ध्यान में रखिए कि इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ भी हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। कौन सी नदियाँ? तो दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी, स्वर्ण रेखा, ये सब झारखंड की कुछ नदियाँ हैं। झारखंड साइड नहीं, छोटा नागपुर पठार की तरफ बहती है ये नदियाँ। और कुछ यहाँ पे इसके कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे झीलें आ गए। इतने ही आपके इम्पोर्टेंट कुछ थे। तो एक तो आपको याद रखना है, यहाँ पे गोदावरी को हम कहते हैं दक्षिण गंगा। गोदावरी को हम क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा, ठीक है, दक्षिण गंगा। लेकिन हम बात करें कावेरी की तो कावेरी को हम क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा। तो ये दोनों में अंतर है, इसको याद रखिएगा। दो नदी यहाँ पे आप और ध्यान में रखिए क्योंकि वहाँ से भी आपके जो है ना क्वेश्चन बनते हैं। एक है आपकी माही नदी। माही भी आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है। माही नदी जो है इसकी क्या इम्पोर्टेंट है? तो देखिए जो है आपका 583 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है और विंध्यन पर्वत श्रेणी से निकलती है, एमपी के धार जिले के समीप जो है, और ये भी एस्चुरी बनाती है। तो इतना ही आपको याद रखना है कि कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है और इसका लंबाई जो है वो 583 किलोमीटर है, ठीक है। ये 2 बात आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें दूसरी है एक आपकी लूनी नदी, जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है इम्पॉर्टेंट, एक आपकी लूनी नदी है। ये भी आप याद रखिए कि अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के निकट जो नाम पहाड़ है वहाँ से बहती हुई गुजरात के कच्छ में जाके ये विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो लूनी नदी ही एक ऐसी नदी है जो कि किसी कहीं पे जाके गिरती नहीं है, किसी भी खाड़ी में जाके नहीं गिरती है। ये कच्छ के रण में, जो गुजरात के कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। और ये प्रश्न आपका कई बार बना है एग्ज़ाम में, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है,
ठीक है, विलुप्त हो जाती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसकी एक सहायक नदी है जवाई, ये भी आपका कई बार पूछा जाता है। तो बस इतना ही बात आपको दे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे झीलों के बारे में बात की जा रही है, तो झील देख लेते हैं एक बार। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों में तथा शिकार यहाँ पे परिचित हैं, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटक को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे। वहाँ नौकायान, तैराकी और जलीय खेलों का आनंद आपने लिया होगा। अब यहाँ पे तो इसके बारे में आपको बता रहा है, ठीक है, इसको हटाते हैं। यहाँ पे आप एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप देखिए कि बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैप्सियन, मृत और अरल सागर। ठीक है, ये बड़े आकार वाली झील है जिसको हम समुद्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत में बहुत सी झीलें हैं जो एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षण से भिन्न है। अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें जो है वहाँ पे ये आपको वैसे कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ नाम याद रखिए जो इम्पॉर्टेंट है आपका, है ना। यहाँ पे एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कट कर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा बार तटीय क्षेत्रों में लेगुन का निर्माण करती है। चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरो झील जो है वो अंतर्देशीय भाग के अंदर आता है। तो अंतर्देशीय झील की बात करें, एक पॉइंट डालिए आप, अंतर्देशीय झील, और यहाँ पे आपके दिए हैं चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरो झील। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए उदाहरण के लिए कुछ झील जो होते हैं वो मौसमी होते हैं, जैसे कि राजस्थान की सांभर झील, ये लवणीय झील है, मतलब खारे पानी की झील है, और इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी के अधिकांश झीलें जो है वो हिमालय क्षेत्र में है, जो हिमानी के द्वारा बनती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हिमानी या कोई द्रोणी गहरी बनाई जिसके हिम पिघलने के बाद ये जो है आपका किसी क्षेत्र में शिलाओं तथा मिट्टी से हिमानी मार्ग बन गए। यहाँ पे ये आपको नाम याद रखने हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में वुलर झील, ठीक है, भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे मीठी पानी की झील है जो कि प्राकृतिक झील है। ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बड़ा पानी, ये सब कुछ जो है मीठे पानी की झील है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे विद्युत जल उत्पादन के लिए नदी के बांध में एक झील का निर्माण किया है, जैसे गुरु गोविंद सागर जो भाखड़ा नागल परियोजना के अंतर्गत आता है, और ये आपका इसी प्रकार का झील है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि झीलें मानव के लिए अत्यंत लाभदायक होती हैं। झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। ये सब तो आप समझ ही रहे होंगे कि अत्यधिक वर्षा के समय या बाढ़ को रोकती है। सूखे के मौसम में या पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। तो ये सब तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ अधिकांश जनसंख्या जो है जीविका के रूप में कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन और जल विद्युत निर्माण जो है नदियों का महत्व है। अब यहाँ पे नदी प्रदूषण होगा तो किस प्रकार से इसका संरक्षण होता है वो यहाँ पे बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको कुछ बातें मैं जैसे बता देती हूँ। जोग जलप्रपात ये काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, जोग जलप्रपात जो है ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ये कहाँ पे है, तो ये शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। शिव समुद्रम अभी आपने देखा होगा ऊपर पे, कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। हुंडरू, यहाँ पे लिखूंगी नहीं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन के लिख लीजिए। हुंडरू जलप्रपात है जो स्वर्ण रेखा नदी पर है, रांची, झारखंड में। धुआंधार जलप्रपात अभी हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले, नर्मदा नदी पर है, एमपी में। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, बस्तर, छत्तीसगढ़ में। और दूध सागर जो है ये मांडवी नदी पर है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है, और ये काफ़ी बार आपका पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। दूध सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, दूध सागर मांडवी नदी पर है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसका देखिए चित्रकूट जो है ये आपका इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में।
और गोकक जो है ये आपका गोकक नदी पर है कर्नाटक में। कुछ चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वुलर झील आपने देखा जम्मू कश्मीर है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वुलर झील। वुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का ही एक उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। आप सुन तो रहे हैं ना, आई होप आप सुन रहे हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। वुलर झील जो है ये आपका क्या है, तो ये झेलम नदी पर, झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी पर निर्मित ये गोखुर झील का उदाहरण है। ये किस प्रकार का झील है, तो गोखुर झील का उदाहरण है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पुलिकट झील एक आपका पूछा जाता है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आपका है। ये दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगुन झील है, ठीक है, खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील। पहला तो सांबर था जो राजस्थान में था, कोरोमंडल तट पर ये पाया जाता है, ठीक है। कोरोमंडल तट पर है। एक है आपका लोकटक झील, लोकटक झील, लोकटक झील, तो ये आपका कहाँ है, तो मणिपुर। जो आपको नोट्स आपने देखे हैं तो वहाँ पे तो आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ बताया जा रहा है। जो मुझे याद आ रहा है वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, क्योंकि एट प्रेजेंट याद तो नहीं रहता है ना उतना। तो मणिपुर जो है, मणिपुर में स्थित है लोकटक झील, आपका ताजे पानी की झील है। ये भी आपकी कैसी है, ताजे पानी की झील है, ठीक है। और सांभर झील आपको पता ही है, राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा आपकी। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक आपका बोलता है निम्न में से कौन रहस्यमयी झील है। एक रहस्यमयी झील के नाम से जानी जाती है रूपकुंड झील, रूपकुंड झील, ठीक है। ये कहाँ है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक है। एक और है आपका फुलहर झील, फुलहर झील, फुलहर झील। फुलहर झील जो है, ये फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है और पीलीभीत जिले में ये स्थित है। इतना आपको नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिए कि गोमती नदी की जो उत्पत्ति होती है वो इसी झील से होती है। और यहाँ पे एक और लास्ट आप याद रखिए, अष्टामुड़ी झील, अष्टामुड़ी, अष्टामुड़ी। ये अष्टामुड़ी झील आपका कहाँ पे है, याद रखिएगा, केरल में है। ये भी बहुत पूछा जाता है। तो ये था पूरा आपका नदी चैप्टर, जो कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 था। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो चैप्टर 4 पे होगा। और यहाँ तक वीडियो अगर आपने देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। धन्यवाद।